Hello everyone. So let us discuss a very important topic of statistics, that is skewness. Skewness topic basically आपको help करेगा to understand the probability distribution also. So let us understand in this video कि what is the meaning of skewness and इसके ऊपर questions कैसे आते हैं, तो we will discuss those things. Again, very important topic, but I am explaining you in a very simpler way. So skewness basically means lack of symmetry in the shape of frequency distribution. Basically symmetry का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कर्व है, तो अगर हम किसी चीज़ को हाफ डिवाइड कर देते हैं तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा. इक्वल हाफ मीन्स एक के ऊपर अगर आप उसको ओवरलैप करोगे तो उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं. तो सिमेट्री मीन्स if we divide the shape or figure into two equal parts, so one would overlap the other. Overlap मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर हाफ डिवाइड करके इसको इसके ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो वो एक के ऊपर एक आएगा, तो उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं. तो स्क्यूनेस बताता है कि लैक ऑफ सिमेट्री, जिसमें सिमेट्री नहीं है इन द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इन अदर वर्ड्स, इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड. तो स्क्यूड का मतलब क्या होता है? जब हमारी जो शेप है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल नहीं है तो हम उसको स्क्यूड बोलेंगे. मैं अब आपको इसमें एक विद द हेल्प ऑफ कर्व एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो हमारा आगे वीडियोस में आप चेक करेंगे वहाँ पर भी आएगा. तो देखिए ये एक हमारा बेल शेप कर्व होता है. तो बेल शेप कर्व का मतलब क्या होता है? जब अगर अभी जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे तीन पार्ट्स होते हैं. अगर कोई कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा है, कोई कर्व जो है वो राइट साइड टिल्ट कर रहा है, और एक कर्व ऐसा आएगा जो बिल्कुल सेंटर में करेगा, वो सिमेट्री होगा. तो देखिए, इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ लॉन्गर टेल टू द राइट ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम देन टू द लेफ्ट, इट इज सेड टू बी पॉजिटिव स्क्यूड और स्क्यूड टू द राइट. अब टेल क्या होती है? टेल होती है ये जो कर्व की जो टेल होती है. आप देख सकते हैं ये कर्व थोड़ा लेफ्ट साइड में ज़्यादा है और राइट साइड में इसकी लॉन्ग टेल है. दिस हैज़ अ लॉन्ग टेल. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ लॉन्गर टेल टू द राइट, सेंटर से राइट साइड पर ज़्यादा लंबी टेल है, लेफ्ट से ज़्यादा है, तो इसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते हैं और स्क्यूड टू द राइट. तो जनरली अगर हमारा ये एक नॉर्मल कर्व होता, सिमेट्रिकल कर्व होता, वहाँ पर मीन मीडियन मोड सेम होते हैं. बट लेकिन अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर मोड पहले आता है, मीडियन एंड मीन. तो आप कह सकते हैं कि अब ये कर्व है तो मीन इज ग्रेटर देन मोड, और मीन जो है वो मीडियन से भी बड़ा है. तो ये एक रिलेशनशिप आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं. देन सेकेंड इन दिस कम्स इज, अब यहाँ देखिए इस वाले कर्व में लेफ्ट साइड पर ज़्यादा लंबी टेल है, राइट साइड पर टेल कम है. तो इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व हैज अ लॉन्गर टेल टू द लेफ्ट देन टू द राइट, इट इज सेड टू बी नेगेटिवली स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूनेस और स्क्यूड टू द लेफ्ट. तो आपको ये याद रखना है, अगर ये नॉर्मल कर्व है, ये बेल कर्व है, अगर इसके राइट साइड में इसकी लॉन्ग टेल है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर इसकी लेफ्ट साइड में लॉन्ग टेल है तो ये नेगेटिव होगा. तो इसको स्क्यूड टू द लेफ्ट बोलते हैं और इसको स्क्यूड टू द राइट. यहाँ पर क्या है देखिए, सेम इस तरीके से क्या होगा, मीन मीडियन मोड अब उल्टा हो गया, बिकॉज ये कर्व की तरफ शिफ्ट है, लेफ्ट साइड में है. तो मीन इज स्मॉलर देन मोड एंड मीन इज ऑल्सो स्मॉलर देन मीडियन. तो आपको ये एस्टैब्लिश करना है, बट मेन आपको क्या पता होना चाहिए, नेगेटिवली स्क्यूड कब होता है और पॉजिटिवली स्क्यूड कब होता है. और अगर पॉजिटिव स्क्यूड होगा तो मीन मोड से भी बड़ा होगा और मीडियन से भी बड़ा होगा, और अगर वो लेफ्ट साइड स्क्यूनेस होगा, नेगेटिव स्क्यूड होगा, तो मीन छोटा होगा मोड और मीडियन दोनों से. ठीक है. अब ये ऐसा ग्रेटर और स्मॉलर का केस कब आएगा? जब वो सेंटर में नहीं होगा. सेंटर मतलब सिमेट्रिकल नहीं है. सिमेट्रिकल मतलब क्या है? अगर हम इसको बीच में से कट करके इसको ओवरलैप करेंगे तो ये ओवरलैप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेल है वो बड़ी है और यहाँ पर जो टेल है वो क्या है, छोटी है. तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड होगा तो उस केस में ये एसिमेट्रिकल है. एसिमेट्रिकल मतलब जो सिमेट्री नहीं है. नाउ वी हैव अनदर केस जहाँ पर हमारी फिगर सिमेट्रिकल होगा. सिमेट्रिकल मतलब ना ही लेफ्ट साइड में और ना ही राइट साइड में टेल बड़ी होगी,
इट मीन्स बोथ टेल्स आर यू कैन से सेम। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, अब जैसे मैंने ये कर्व को हाफ में डिवाइड कर दिया तो हम इसको ओवरलैप करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ जाएगा, तो उसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और जब भी हमारी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पर मीन, मीडियन और मोड तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको यही याद रखना है कि 3 केसेस हैं। सिमेट्रिकल के केस में सेंटर से बनेगा, दोनों तरफ टेल जो होगी वो सेम होगी, मीन, मीडियन और मोड वहां पर तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो स्क्यूनेस कब होगी, जब वो लेफ्ट साइड या राइट साइड में टेल ज्यादा होगी। अगर वो सेंटर में है तो उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। अब हम स्क्यूनेस कैसे निकाल सकते हैं। देखिए स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए अब हमारे पास 2 तरह के मेजर होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। पहले मेजर ऑफ स्क्यूनेस में हम क्या मेजर करते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है और उसके अंदर कितनी स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस मीन्स वेदर इट इज, यू कैन से द स्क्यूनेस इज लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक्सटेंट कितना है, तो उसको हम चेक करते हैं। एब्सोल्यूट मेजर इज वेरी सिंपल। स्क्यूनेस के 2-3 फॉर्मूले हैं यहाँ पर, मीन माइनस मोड, मीन माइनस मीडियन, और अगर हम क्वार्टाइल के टर्म्स में निकाले तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन। ये जनरली आपका एक एब्सोल्यूट टर्म्स में हमें वैल्यू देता है। इट प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये जनरली कम यूज होते हैं बट आपको पता होना चाहिए। बट इसके अंदर जो सेकेंड पार्ट जो मेन है दैट इज रिलेटिव, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस में एक कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया। अब कार्ल पियर्सन का मतलब क्या होगा, जो हम कोरिलेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोगों को पहले ही पता है, एक पहले हमने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ, मैंने नीचे लिखा भी हुआ है। एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है बेसिकली यू कैन से एम्पिरिकल फॉर्मूला इज जो हमने जूनियर क्लास में पढ़ा था, फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हमें एक फॉर्मूला पता था जो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था। बट यहाँ पर कार्ल पियर्सन के अंदर हम ये अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसका, तो इसमें 2 फॉर्मूले इन्होंने डिराइव किए हुए हैं। फर्स्ट केस क्या होता है, व्हेन द मोड इज नॉट इल डिफाइंड। इल डिफाइंड मतलब जब हमें मोड की वैल्यू डिफाइन नहीं है। इल डिफाइंड मतलब वो प्रॉपरली डिफाइंड है, डिफाइंड नॉट डिफाइंड, इज नॉट इल डिफाइंड। इज नॉट इल डिफाइंड मतलब इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है और वैल्यूज जो है हमने एक एक्यूरेट प्रिडिक्ट की है। तो उसमें स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इट मीन्स व्हेन द मोड इज नॉट इल डिफाइंड, तो हम मोड की वैल्यू यूज करते हैं टू फाइंड आउट स्क्यूनेस। तो मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन जब मोड इल डिफाइंड होता है तो हम कार्ल पियर्सन से कैसे निकालते हैं, 3 ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बेसिकली क्या है, जब मोड इल डिफाइंड होगा तो हम मोड को इसमें यूज नहीं करते कार्ल पियर्सन में, और जब मोड इल डिफाइंड नहीं है तो हम यूज करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। लेकिन जब मोड इल डिफाइन होता है ना, तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैसे, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। तो बेसिकली ये फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये यूज करेंगे हम ये फॉर्मूला, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन। तो आपको ये जरूर याद रखना है क्योंकि अभी मैं आपको ये वाला फॉर्मूला हम यूज भी करेंगे। अभी हम ये सारे जो फॉर्मूलेज हैं ऑलमोस्ट इनमें से यूज करेंगे। एब्सोल्यूट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बट ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी होता है। कई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में ये कटा हुआ होता है पार्ट, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं आपका सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। बट ये सिंपल ही है क्योंकि इसके अंदर वो क्वार्टाइल का यूज कर रहा है। तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। तो Q3 इज अपर क्वार्टाइल प्लस लोअर क्वार्टाइल माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। और आपको पता ही है मीडियन Q2 होता है, अगर हम चेक करें तो क्वार्टाइल 2 होता है, ठीक है। और लास्ट हमारा पार्ट आता है मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बट अब मैं आपको इन फॉर्मूले के बेस पर वी विल सॉल्व 1 और 2 क्वेश्चंस।
तो formulas are very important. You can write them. When the mode is not ill-defined in Karl Pearson, when the mode is ill-defined, तो ये कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ये फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन. So let us solve out the question now. So see, question is given to us. The arithmetic mean is 45, median is 48. Karl Pearson coefficient of skewness is 0.4. Calculate mode, standard deviation and coefficient of variation. तो देखिए मैंने आपको इसमें बताया था कि हम लोगों को मोड निकालना है, हमें मीन गिवन है और मीडियन गिवन है, तो और कार्ल पियर्सन की स्क्यूनेस का फॉर्मूला गिवन है. तो इसके अंदर बेसिकली हमें सबसे पहले मोड निकालना है. तो मैंने भी आपको एक एम्पेरिकल फॉर्मूला बताया था, बेसिक एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो उसी से पहले सॉल्व कर लेते हैं. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ये फॉर्मूला भी आपको समझाया था मैंने. सो 3 मीडियन तो 3 इंटू 48 माइनस 2 इंटू 45. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मोड आ जाएगा, दैट इज 144 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 54. तो हमारा मोड आ गया. फर्स्ट पार्ट वी हैव सॉल्व. अब यहाँ पर आप देखिए कार्ल पियर्सन का गिवन है सेकेंड पार्ट, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. तो कार्ल पियर्सन में आपको पता है स्क्यूनेस कैसे निकालते थे. अब यहाँ पर क्वार्टाइल की कोई बात नहीं कर रहा, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. इसका मतलब हमने मोड को इल डिफाइन नहीं माना, बिकॉज मैंने मोड कैलकुलेट किया है तो मैंने मोड को इल डिफाइन नहीं माना, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया. तो अब यहाँ देखिए, अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और स्क्यूनेस हमें गिवन है माइनस 0.4, मीन हमें गिवन है 45, माइनस मोड इज 54 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आप चेक कर सकते हो, ये आपका आप देखोगे -9 और माइनस 0.4 यहाँ आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कटा तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आ गया 22.5. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल गया. तो सेकेंड पार्ट हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था. थर्ड हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100. तो स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने निकाला 22.5, मीन इज हाउ मच 45 इंटू 100. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50%. तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये निकालना बड़ा सिंपल होता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए ये तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी वो आपको स्क्यूनेस निकालने के लिए बोलता है, जैसे इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में सब समझाया हुआ है. आप मीन मोड की वैल्यू वहाँ से निकाल के आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हो. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ऑन द बेसिस ऑफ कार्ल पियर्सन. I hope it is understandable to you. Now let us discuss question number 2. Again this question is basically based on Bowley's method, क्योंकि यहाँ पर वो क्वार्टाइल्स के बारे में बात करेगा. बट अगेन मैंने आपको बताया, अगर आपके सिलेबस में है आप कर लेना, वैसे कोई इतना मुश्किल नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल. तो देखिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. हमें डिफरेंस इन टू क्वार्टाइल्स 11 दिया हुआ है. डिफरेंस इन टू क्वार्टाइल्स का मतलब हमेशा क्या होगा, Q3 माइनस Q1 हमें गिवन है, दैट इज 11. क्योंकि हम क्वार्टाइल में यही रिलेशनशिप पढ़ते हैं, अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल. मीन हमें गिवन है 13, मोड हमें गिवन है 10, और हमें बोल रहा है सम ऑफ टू क्वार्टाइल्स. इसका मतलब Q3 प्लस Q1 हमें कितना गिवन है, 25. तो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है. अब वो आपको क्या बोल रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. तो देखिए अगर मैं क्वार्टाइल के बारे में बात करूं तो हम कैसे निकालते हैं, ये SK स्टैंड्स फॉर स्क्यूनेस एंड B स्टैंड्स फॉर बाउलेज मेथड. इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, Q3 प्लस Q1
माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1, ये मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। अब हमें मीडियन निकालना है। अब देखिए मोड हमें डायरेक्टली गिवन है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने मोड कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे जब मोड जो हम क्या मानेंगे इसको इल डिफाइंड, इसके केस में हम लोग क्या मान रहे हैं बाउलिस के केस में इल डिफाइंड, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया था, मीन माइनस मोड ब्रैकेट इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो जब मोड इल डिफाइन होगा, जब हमें गिवन है हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो मीन इज हाउ मच 13 माइनस 10 इक्वल्स टू 3, अगेन मीन हमारे को 13 माइनस मीडियन हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया 3 इक्वल्स टू 3, 13 माइनस मीडियन, तो यहाँ चेक कीजिए, देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा बिकॉज ये 3 नीचे आएगा, तो ये बचा 1। अब क्या होगा, ये मीडियन इधर आ जाएगा और ये 1 बचा था जो यहाँ पे, ये मैं यहाँ कर 1, तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा बिकॉज यहाँ +1 है, तो हमारे मीडियन की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 12। अब कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है 1 कैसे आया, अब ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ये 3 नीचे आ गया, तो 3/3 क्या होगा, 1 होगा ना, तो इस तरफ 1 बचेगा, तो 1 उधर चला जाएगा और मीडियन इधर आ जाएगा, तो मीडियन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12, तो मीडियन 12 आ गया। तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए Q3 प्लस Q1 डायरेक्टली हमें गिवन है 11 माइनस 2 इंटू मीडियन दैट इज 12 अपॉन Q3 प्लस Q3 प्लस Q1 25 गिवन है, सॉरी ये वैल्यू मैंने गलत लिख दी है, 25 आएगी वैल्यू, क्योंकि ऊपर Q3 प्लस Q1 है, तो मैंने Q3 माइनस Q1 की वैल्यू तो 25, नीचे है Q3 माइनस Q1 दैट इज 11, तो आप सॉल्व करेंगे 25 माइनस 24 दैट इज 1 अपॉन 11, तो हमारा आंसर आएगा 0.0909। तो Q3 प्लस Q1 25 हमें गिवन है, Q3 माइनस Q1 11 हमें गिवन है, 2 इंटू मीडियन, वो मीडियन हमने वैल्यू यहाँ निकाल ली। तो इससे हमने किस मेथड को फाइंड आउट किया है, हेयर वी हैव यूज बाउलेस कोफिशिएंट, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ये हमने किसके ऊपर किया था, ऑन द बेसिस ऑफ कार्ल पियर्सन्स। ठीक है, अब लास्ट पार्ट रह गया इसके अंदर हमारा, दैट इज मोमेंट ऑफ स्क्यूनेस। सो लेट अस डिस्कस द लास्ट पार्ट, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अगेन ये वाला जो टॉपिक है इसका प्रैक्टिकल पोर्शन आप नेक्स्ट कोर्सेज में चेक करेंगे, क्योंकि ये उससे रिलेशन में रहेगा, तो लेकिन आपको यहाँ पर इसका थ्योरी समझना बहुत जरूरी है बिकॉज ये स्क्यूनेस का ही पार्ट है। तो देखिए जो मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है ये बीटा का यूज करता है, बीटा मीन्स B1 दैट इज बीटा 1 मेजर स्क्यूनेस, और ये कैसे कैलकुलेट करता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, बीटा 1 इज इक्वल टू μ3, ये म्यू होता है, आपने देखा था पहले मोमेंट्स की वीडियो में, μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। तो प्लीज रिमेंबर ऊपर μ3 थर्ड मोमेंट के ऊपर स्क्वायर करना है, और μ2 जो हमारा वेरिएंस होता है उसको क्यूब निकालना है, तो हमें बीटा 1 मिल जाएगा जो हमारी स्क्यूनेस को मेजर करेगा। फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द थर्ड मोमेंट जो मैं आपको μ3 बोल रहा हूँ, अबाउट द मीन इज 0 दैट इज बीटा 1 इज इक्वल टू 0। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सिमेट्रिकल मतलब जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो वहां पर बीटा 1 की वैल्यू 0 आएगी। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बीटा 1 द मोर स्क्यूड इज द डिस्ट्रीब्यूशन। अब जितनी बड़ी बीटा 1 की वैल्यू आएगी हम मानेंगे कि उतने एक्सटेंड तक वो सिमेट्रिकल नहीं है। अब देखिए बीटा 1 में क्या डिफिकल्टी है, द ड्रॉबैक ऑफ बीटा 1 इज दैट इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमें नहीं बताता कि स्क्यूनेस की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि μ3 का हमने क्या करा है स्क्वायर, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव भी हुआ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? मान लीजिए हमारा μ3 अगर पॉजिटिव +2 है या -2 है, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो फिर भी पॉजिटिव आंसर देगा। एंड μ2 इज वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर।
तो आपको अगर पता होगा वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। अगर मान लीजिए अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा, मान लीजिए अगर नेगेटिव भी आ रहा है, हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो दोनों फॉर्मूले में वैल्यू हम पुट कर रहे हैं μ3 और μ2, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है एक दूसरे का, तो हमें नहीं पता लगेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके लिए हम लोग एक नया टर्म, नया मेजर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं गामा। गामा इट मीन्स लाइक वाई, लाइक दिस स्टाइलिश वाई, तो गामा 1 बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1। स्क्वायर रूट, ये जो बीटा 1 है इसका स्क्वायर रूट कर दिया। अब देखिए स्क्वायर रूट करने का मतलब क्या हुआ है? अब ये इसका फॉर्मूला है ये वाला, लेकिन ये कैसे आया आप चेक कीजिए। μ3 का क्या था? स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया ऊपर के लिए, तो ये μ3 बचा। और नीचे इसने क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट अलग से μ3 2, इस तरीके से। तो ये यहाँ से स्क्वायर रूट कैसे हटा? बिकॉज यहाँ स्क्वायर था, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ऊपर से हट गया, सिर्फ नीचे रह गया। तो λ1 tells us the direction of skewness for a symmetrical distribution. प्लीज रिमेंबर, जब भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी, सिमेट्रिकल मतलब दे आर इक्वल ऑन ईदर साइड, जो टेल है वो सेम रेंज की है, तो उस केस में β1 और λ1 दोनों क्या होंगे? 0, क्योंकि उसके अंदर कोई भी स्क्यूनेस होगी ही नहीं अगर डेटा सिमेट्रिकल है तो आपको इसमें क्या याद रखना है? β1 का फॉर्मूला, एंड λ1 क्या होता है? β1 का आप क्या कहते हो? β1 को स्क्वायर रूट कर देते हो। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था स्क्यूनेस का। अगेन इसका एक क्वेश्चन मैं आपको कर्टोसिस वाले उसमें करवाऊंगा, कार्ल पियर्सन बाउलेस का मैंने इसमें करवा दिया है। I hope it is understandable to you. You can watch all the videos of statistics. They are arranged in a chronological or sequential order. Thank you so much. Share with your friends also. Thank you.